हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जो कि हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चल रहा था। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर इंट्रोडक्शन की, कि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में क्या क्या बातें जानना इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपको ऑपरेट करवाना है तो उससे पहले आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बातें पता होनी चाहिए, कहाँ अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हमने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स के बारे में, कि कितने टाइप का हमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड हमने बताया था इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट एंड एक माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास जो लेक्चर 2 में हमने कंप्लीटली लेक्चर 2 जिसके बारे में था हमारा, वो था कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम अप्लाई कैसे करते हैं। क्योंकि ये बातें हर किसी को पता होता है, हर कोई पढ़ चुका होता है इसे बुक्स में लिखी हुई बातों को, लेकिन अप्लाई करने की बात आती है तो वहां पर दिक्कत आती है। तो सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी कि हम इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, जिसके अंदर आपको मैंने दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। एक तो इस एग्जांपल के थ्रू कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट हो सकते हैं, उसके ऊपर किस टाइप के ग्रुप्स लगे हो सकते हैं, एंड उसके ऊपर हमारे पास कौन अटैक करेगा एंड उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या देखने को हमें मिलेगा। एंड सेकंड मैंने आपको बताया था एक स्पेशल ट्रिक इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, जिसको मैंने आपको कहा था कि स्टार मार्क कर लेना, दैट इज डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप उन्हें देख सको। एंड आज की वीडियो है वो है हमारे पास एप्लीकेशंस के बारे में, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कि इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या क्या है, कहां कहां पर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस के ऊपर क्या क्या चीजें जो है प्रिडिक्ट करते हैं, या फिर क्या क्या कहां पर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मे भी कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि खाली इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, तो ये कुछ ज्यादा ही वीडियोस बन रही हैं सिर्फ एक इफेक्ट के ऊपर। लेकिन आप ये भी सोचो कि इन वीडियोस के थ्रू आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैं हर एक वो बात बता रहा हूं जो मुझे पता है। ट्राई कर रहा हूं हर एक वो बात बताने के लिए, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा मैंने एग्जांपल्स किए हुए हैं, जितने ज्यादा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं ना, वो सारे के सारे मैं आपके सामने नहीं रख सकता हूं, क्योंकि उन्हें रखने का मतलब है कि मैं इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर और 5-6 लेक्चर बना दूं। तो मैं वो बातें बता रहा हूं जो मुझे पता है। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चलोगे, प्रैक्टिस करते चलोगे, आपको कहीं ना कहीं कुछ और नई बातें पता चलती चलेंगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो इसीलिए अगर मैं कुछ बात 2-3 लेक्चर अपलोड कर दूं एक इफेक्ट के ऊपर, एंड उसके बाद आपको ना कोई बुक देखनी पड़े, ना आपको कहीं और जाकर किसी से समझने की जरूरत पड़े, तो आई थिंक कोई बुराई नहीं है 2-3 लेक्चर अपलोड करने में। ठीक है, बस आपको अब करना ही है कि डिफरेंट बुक्स में जाके डिफरेंट एग्जाम्पल ट्राई करो कि हाँ आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो तो मैंने जो 2-3 लेक्चर बनाए हैं आई थिंक वो सफिशिएंटली मतलब वैल्यूएबल हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे मैं एप्लीकेशंस बताने वाला हूं कैसे कैसे, और इस तरीके में आपको चीजें भी पता चल जाएंगी कि इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे भी यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, एसिडिटी वर्सेस बेसिसिटी में, एसिडिटी एंड बेसिक नेचर जानने में। अगर मुझसे पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एक तरीके से एप्लीकेशन जो बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन ही तो हैं। ठीक है, कि यहां पे इस तरीके से हम इंडक्टिव इफेक्ट लगा के इस तरीके से हम ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मेरे पास, दैट इज एसिडिक एंड बेसिक नेचर जानने में, या फिर ये बात करने में कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन ज्यादा बेसिक है। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है यहां पर मेरे पास, यहां पर मेरे पास कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन है, और मेरे पास यहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसको मैंने कह दिया A, इसको मैंने कह दिया B, एंड इस हाइड्रोजन को मैंने कह दिया C। मेरे पास यहां पर ये एक मॉलिक्यूल गिवन है, एंड मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ एसिडिक ऑर्डर यहां पर क्या होगा। एसिडिक ऑर्डर मेरे पास क्या देखने को मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ही हम जीओसी में आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको बताए थे टॉपिक्स ऑलरेडी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर भी हमें पढ़ना होता है, एंड यहां से क्वेश्चन जो है वो पक्का आता है एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर में। 11th-12th में के स्टूडेंट जो नीट और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर भी आता है, और जो बीएससी के स्टूडेंट्स एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर भी आता है, नेट गेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मेरे पास अब 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, मैंने जिनको मार्किंग की हुई है A, B एंड C।
मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ यहां पर एसिडिक ऑर्डर मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो बिलीव मी कोई भी नहीं कर पाएगा जिनको कंसेप्ट नहीं पता है। जिनको कंसेप्ट नहीं पता है वो नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है जानने का कि जो मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, जो मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। एंड जब मैं आपको बता रहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम कैसे अप्लाई करते हैं, वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। ये दो बातें आपको जाननी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन तीनों डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रोजन है जिनके साथ वो अटैच है उन एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। इसकी मैं अगर बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। यहां पे नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या क्या आ गई, इसकी sp, इसकी sp3 एंड इसकी sp3। तो क्या मैं अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस के ऊपर इनको जज कर सकता हूं कि कौन मेरे पास ज्यादा एसिडिक होगा, कौन मेरे पास कम एसिडिक होगा। यहां पर देखने में तो मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो sp है, तो यहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर यहां पर सबसे ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इस कार्बन की सबसे ज्यादा है तो ये जो हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक मुझे देखने को मिलेगा। बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अप्लाई नहीं होती है। एक मैं छोटी सी आपको एक टेबल बता देता हूं जहां से आपको जानने में हेल्प मिलेगी कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर कि कौन ज्यादा एसिडिक होता है किस हाइब्रिडेशन के अंदर एंड कौन कम एसिडिक होता है। तो इसको जो है स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास ये टेबल है। यहां पर मेरे पास कार्बन है, यहां पर मेरे पास कार्बन है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर मेरे पास क्या आएगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे पास क्या आएगा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन देखने को मिलेगा। सबको क्लियर है ये बात, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पर कितना है 50%, यहां पर मेरे पास कितना है 33% और यहां पर मेरे पास क्या है 25%। कुछ भी नहीं है, 4 एटम है, 4 एटम में से एक एटम यहां पर एस का है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25% ना। तो सिंपल सा मैथ है। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की हमें पता है नाइट्रोजन जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नाइट्रोजन की क्या सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी कार्बन के कंपेयर में, तो ऐसा नहीं होता है। यहां पर स्टार मार्क लगाना है जो नाइट्रोजन का जो मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना, अगर मेरे पास नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो कार्बन के sp हाइब्रिडाइज से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मुझे देखने को मिलेगा। उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और sp हाइब्रिडाइज जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मुझे देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं क्योंकि मुझे भी ऑक्सीजन भी दिखाना है। यहां पे आ जाएगा मेरे पास sp, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन की, तो क्या ऑक्सीजन की सारी हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की सारी हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी? क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन के कंपेयर में, लेकिन यहां पर भी मुझे वही चीज देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन में अगर मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन है तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है नाइट्रोजन की sp हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, उसके बाद मेरे पास sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगी और sp मेरे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देखने को मिलेगी। आई थिंक मे बी कैमरे में नहीं आ रहा होगा, कैमरा मेरे से अपोजिट साइड में, मुझे पता नहीं चल रहा। तो यहां पर देख लेना sp3 वाला ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के sp हाइब्रिडाइज से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एंड ऑक्सीजन का जो sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मेरे पास नाइट्रोजन के कंपेयर में। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर हम ये क्वेश्चन करेंगे एंड ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया ताकि आपको ये टेबल मैं बता सकूं। तो जो एसिडिक कैरेक्टर होगा उसके एकदम अपोजिट क्या हो जाएगा, मेरे पास बेसिक नेचर देखने को मुझे मिल जाएगा। तो अब देखो मेरे पास यहां पर क्या है, मेरे पास यहां पर जो है कार्बन है वो क्या है sp हाइब्रिडाइज है, ऑक्सीजन क्या है मेरे पास गिवन sp3
हाइब्रिडाइज है और नाइट्रोजन क्या है मेरे पास, नाइट्रोजन मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइज है। तो अब यहां पर मेरे पास इस टेबल के साथ कंपेयर करके मैं क्या देखूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा। और जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूंगा तो मुझे पता है मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑक्सीजन जो है मेरे पास वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। उसके बाद कार्बन मेरे पास sp हाइब्रिडाइज है, नाइट्रोजन भी मेरे पास sp हाइब्रिडाइज है। और मुझे यहां से इस टेबल से क्या पता चल रहा है कि कार्बन मेरा अगर sp हाइब्रिडाइजेशन में है तो वो नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहां पर मेरे पास दूसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, कार्बन, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन देखने को मिल जाएगा। और मेरे पास यहां पर ऑर्डर क्या आ जाएगा एसिडिटी का, सबसे ज्यादा HC क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, HA क्योंकि वो कार्बन के साथ अटैच है। और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, HB देखने को मिल जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एसिडिक नेचर या फिर एसिडिटी ऑर्डर आ जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूं, क्वेश्चन अराइज होता है कि बेसिक नेचर का क्या, बेसिक नेचर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो एकदम अपोजिट हो जाएगा, इससे एकदम अपोजिट हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक क्या होगा मेरे पास, कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज, और सबसे कम बेसिक क्या होगा मेरे पास, ऑक्सीजन का sp हाइब्रिडाइज देखने को मिल जाएगा। अगर इनके बीच में कंपेयर करें तो सेम मेरे पास वही रूल रहेगा, यहां पर मेरे पास सेम वही रूल देखने को मिलेगा। तो चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक नेचर को लेके भी। आई थिंक सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं दोबारा आपको लिखकर बता दूंगा कि कैसे हुआ है। और मुझे लगता नहीं कि कुछ गड़बड़ हुई होगी समझने में, बहुत अच्छे तरीके से एकदम धीरे धीरे करके समझाने लग रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं बेसिक नेचर के बारे में। मेरे पास क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है, मुझसे पूछा हुआ है कि बेसिक नेचर का ऑर्डर बताओ, बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है मुझे। और मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, HF है, H2O है और अमोनिया है, ये तीन है मुझे मेरे पास। तो देखो हमें पता है कि एसिडिक नेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, एसिडिक नेचर जो है वो ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक फ्लोरीन एटम है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। तीनों के पास लोन पेयर है और ये बेसिक नेचर कैसे शो करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेविश कंसेप्ट। तीन कंसेप्ट होते हैं हमारे पास, लेविश कंसेप्ट, अर्हेनियस कंसेप्ट एंड ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, तो तीन कंसेप्ट में से कौन सा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये बेस होगा, ये बेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ लेविश एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो एसिडिक नेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सबको पता ही है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर मेरे पास कौन है, ऑक्सीजन, और फिर मेरे पास क्या आता है, नाइट्रोजन। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, मैं इनको इतनी आसानी से कंपेयर इसलिए ही कर पा रहा हूं क्योंकि तीनों के तीनों मेरे पास क्या है, सेम हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट है। तीनों के तीनों मेरे पास जो एटम है उन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। अगर कोई sp हाइब्रिडाइज में होता, कोई sp3 में होता, कोई sp2 में होता ना, तब मैं अलग तरीके से कंपेयर करता। अभी तो मेरे पास तीनों के तीनों sp3 हाइब्रिडाइज हैं, तो मेरे पास जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है रेदर देन दिस, मेरे पास जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मैं उसके अकॉर्डिंग ही इसको आराम से कर सकता हूं, मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो अगर मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ये है तो मेरे पास जो एसिडिक नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक क्या, HF, फिर कौन सा आ जाएगा, H2O, और फिर मेरे पास कौन सा आ जाएगा, अमोनिया। ये मेरे पास क्या आएगा, एसिडिक नेचर, ये मेरे पास क्या आएगा, एसिडिक नेचर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या मुझसे क्वेश्चन में एसिडिक नेचर पूछा हुआ है, क्या मुझसे पूछा हुआ है कि एसिडिटी बताओ, इनका एसिडिटी ऑर्डर क्या रहेगा, जी नहीं। मुझसे पूछा हुआ है बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या रहेगा। तो मैंने क्या कहा, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो आपका एसिडिक ऑर्डर आया है ना उसका एकदम अपोजिट कर दो, वो आपका बेसिक नेचर हो जाएगा। और ये बात मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एसिडिक ऑर्डर रहेगा, ये बेसिक ऑर्डर रहेगा, या फिर मैं किस तरीके से जज करूं। तो सबसे अच्छा तरीका उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, कोई एक चीज परफेक्ट कर लो, या तो आप एकदम अच्छे तरीके से एकदम डीप में जाके एसिडिक ऑर्डर निकालना सीख लो, या फिर एकदम अच्छे तरीके से बेसिक ऑर्डर निकालना सीख लो। अगर आपने कोई भी एक चीज निकालनी सीख ली ना तो जो दूसरी चीज होगी वो एकदम उसके अपोजिट ही तो होगी ना, कोई
उसके अंदर कोई मतलब एक्सेप्शन तो नहीं हो सकती ना कि एसिडिक नेचर ये है तो बेसिक नेचर होते होते कोई एक्सेप्शन आ गई और इसका उल्टा हो जाएगा कुछ, ऐसा कभी भी नहीं होता। एसिडिक नेचर का एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, बेसिक ऑर्डर सबसे ज्यादा अमोनिया का, फिर मेरे पास क्या आएगा H2O, और फिर मेरे पास क्या देखने को मिल जाएगा, HF देखने को मिल जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बेसिक नेचर का ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, कोई ऐसी बात बताई ही नहीं है, क्योंकि अभी तक जिसको लेके आपको डाउट होना चाहिए। तो ये थी मेरे पास पहली एप्लीकेशन। वैसे ये दो अलग अलग एप्लीकेशन है, एसिडिक नेचर अलग और बेसिक नेचर अलग, लेकिन मैंने आपको एक साथ ही बता दी है क्योंकि कंसेप्ट ही एक है। जो टीचर्स इनको अलग अलग बताते हैं वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ बताया ताकि आपको दिक्कत ना रहे। आप इन दोनों को कोरिलेट करके चलो, एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर को हमेशा ही कोरिलेट करके चलो। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन के अंदर एसिडिक नेचर पूछा हुआ है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो आपने ऑर्डर निकाला है उसको जज करने का कि ये सही है या नहीं है, क्रॉस चेक करने का, उसका बेसिक नेचर ऑर्डर निकाल के देख लो। अगर उसका एकदम अपोजिट आ रहा है तो यानी कि आपका एसिडिक ऑर्डर सही आया है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आपको थोड़ा सा डाउटफुल हो जाना चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अब दूसरा ऑर्डर, दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या है, दूसरी एप्लीकेशन है इसकी रिएक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम जो है रिएक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के केस में, एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, यहां पर एल्काइल हैलाइड गिवन है मेरे पास सॉरी यहां पर क्या गिवन है, एल्काइल हैलाइड गिवन है 3 अलग अलग। ठीक है, एक ये है, एक मेरे पास यहां पर ब्रोमीन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और एक तीसरा मान लो मैंने एक और ले लिया, मेरे पास है यहां पर CH3, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। इन तीनों के सामने मुझे AgNO3 दे दिया। ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, एक बार फिर भी रिएक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट देखने के लिए दोबारा देख लो, क्योंकि शायद मे भी उस टाइम पे किसी ने किसी को इसमें दिक्कत हुई हो। तो देखिए AgNO3 मैंने आपको बताया था, AgNO3 संसार में क्यों आया है, हैलाइड्स को खाने आया हुआ है। जैसे ही हैलाइड्स को खाएगा तो हमेशा याद रखना CX बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, X मेरे पास हैलाइड है, C मेरे पास कार्बन है, तो हमेशा इनके ऊपर कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव एंड हैलाइड के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज हमें लेके चलना होता है। तो यहां पर मेरे पास क्या बनेगा, यहां पर मेरे पास एक टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पर मेरे पास एक टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, नीचे वाले केस में मेरे पास एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना अभी तक, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और सबसे नीचे वाले केस में मेरे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये बात सबने जानी होती है कि मेरे पास जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की वो सबसे ज्यादा टर्शरी की होती है, देन सेकेंडरी की, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी देखने को मिलती है, मुझे प्राइमरी की देखने को मिलती है। रीजन क्या है उसके पीछे, रीजन ये है, मैंने आपको बताया था हमेशा ही क्या करना है, अगर किसी कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस मिथाइल ग्रुप का हमें क्या मानना है कि वो मिथाइल ग्रुप हमेशा क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब देखो कार्बन क्या है, यहाँ पे कार्बन मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कार्बन मेरे पास क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बोकैटायन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही तो होते हैं ना, तो इनको क्या रिक्वायर्ड है, इनको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, और मेरे पास मिथाइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने में बिलीव करता है। तो यहां पर मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। यहाँ पे कंप्लीटली डोनेशन नहीं होता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर थोड़ा सा जो है मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो 3 मिथाइल ग्रुप मिलकर कम करेंगे, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप मिलकर कम करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको कम करेगा। तो अब एक खुद बताओ ना मुझे, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहां पर कम हो रही है, ऑब्वियस सी बात है इसके केस में, उसके बाद किसमें, इसमें, और उसके बाद किसमें, इसमें। तो रिएक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट में मेरे पास यहां पर ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा सेकंड टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट को जज कर सकता हूं। मान लो यहां पर मेरे पास टर्शरी, यहां पर मेरे पास मान लो मिथाइल ग्रुप की जगह कोई NO2 ग्रुप होता, NO2 ग्रुप होता, तो पहली बात तो ये कि ये क्या है मेरे पास, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप,
ठीक है, ये क्या है मेरे पास माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। इस कार्बोकेटाइन को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट बनाना था, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताई थी एक ही बात कि अगर मेरे पास कार्बन के साथ कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है ना, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, वो हमेशा ही माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और कोई कार्बन के साथ ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब दुनिया जहान के एग्जांपल है ये बताने के लिए कि ये प्लस आई शो करता है, ये माइनस आई, ये प्लस आई, ये माइनस आई, ये प्लस आई, ये माइनस आई। मैं क्यों इतने सारे एग्जांपल याद करूं जब मुझे बेसिक सा रूल पता है? तो इस रूल को याद रखना। नाइट्रोजन क्या है मेरे पास, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो इसको कार्बन को क्या करेगा, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा और उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि अगर यहाँ पे मिथाइल की जगह मेरे पास NO2 ग्रुप प्रेजेंट था, इंस्टेड ऑफ दिस कि मेरे पास यहाँ पे AgNO3 मैंने प्रोवाइड कर दिया, ये AgNO3 इस ब्रोमीन को खा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एकदम ही अनस्टेबल मेरे पास इंटरमीडिएट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मेरे पास वैसे ये रिएक्शन मैकेनिज्म का एक पार्ट है कि क्या चीज बनेगी क्या चीज नहीं बनेगी, बट थोड़ा सा आइडिया मैं दे रहा हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हमें साथ के साथ क्या क्या पढ़ना है। तो ये चीज बनेगी ही नहीं क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई, क्योंकि इस इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए इस मॉलिक्यूल के पास कोई ऐसा ग्रुप है ही नहीं, तो कोई चीज स्टेबल ही नहीं बनेगी तो रिएक्टिविटी क्यों शो करेगी? तो ये जो है वो अनरिएक्टिव हो जाएगी AgNO3 के सामने। सबको समझ में आ गया? तो ये थी मेरे पास दूसरी एप्लीकेशन, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब मैं अगर तीसरी एप्लीकेशन की बात करूं तो ये वाली एप्लीकेशन मैंने पहले इसलिए बताई है क्योंकि तीसरी एप्लीकेशन जो है वो सेम ही है, बट उसका थोड़ा सा मीनिंग अलग है। वहां पर हमें कुछ और थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर मुझे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड चेकआउट करना है तो वहां पर मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी पिछले वाला एग्जाम्पल ही ले लेता हूं। मेरे पास मान लो एक तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, मेरे पास मान लो एक तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है और एक बार मान लो मेरे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, और मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव मुझे देखने को मिलेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सिंपल सी बात है, एल्काइल हैलाइड के अंदर रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, यहां से ये ग्रुप निकाल दो, यहां से ये ग्रुप निकाल दो, मुझे यहाँ पे कैसा कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, और फिर मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब खुद बताओ, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको, टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन? ऑब्वियस सी बात है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पर तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। तो एक बात बताओ, अगर मुझे पता है कि मुझे रिएक्ट तो करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे रिएक्ट तो करना ही है, और अब मुझे यह भी पता है कि रिएक्ट करने के बाद मैं इस चीज में कन्वर्ट होऊंगा या फिर इस चीज में कन्वर्ट होऊंगा, तो रिएक्ट तो मुझे करना ही है, मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तो मैं अपनी रिएक्टिविटी किस बेस के ऊपर जज करूंगा कि मैं कितना ज्यादा स्टेबल बनूंगा। अब मुझे पता है रिएक्ट करने के बाद मैं टर्शियरी बन रहा हूं, बहुत ज्यादा स्टेबल हूं, और यहां पर रिएक्ट करने के बाद मैं सेकेंडरी बन रहा हूं, कम स्टेबल हूं, तो कौन ज्यादा जल्दी फास्ट रिएक्ट करेगा? ऑब्वियस ही बात है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन वाला जो है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाएगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, क्योंकि इनके पास ऑप्शन तो है नहीं रिएक्ट करने के अलावा। और दूसरी बात क्या, इन्हें पहले से आइडिया रहता है कि मैं टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाऊंगा, ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेरे को रिएक्ट करने के बाद भी मुझे स्टेबिलिटी तो मिल ही रही है कई काफी हद तक। तो इसी वजह से जो है टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है जल्दी फॉर्म हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी की भी किसकी ज्यादा हो जाएगी, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी भी जो है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं। अब हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ ली है, एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है मेरे पास, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट बताना है। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट हमें बताना है। 3 चीजें गिवन है मुझे। यहां पर एक नई चीज और बताऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, मैं आपको कितना ही पढ़ा लूं, मैं आपको कितनी ही चीजें करवा लूं, पहली बात तो जब तक आप खुद से नहीं करोगे एग्जाम्पल, आपको चीजें अप्लाई करनी नहीं आएंगी। और दूसरी बात क्या, जब तक आप जो है एग्जाम्पल करना स्टार्ट नहीं करोगे, आपको नई नई बातें पता नहीं चलेंगी। इट इज लिटरली इम्पॉसिबल कि जितनी चीजें मुझे आती है मैं उन चीजों को आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे उतार दूं और आपको समझा दूं, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है।
जो चीज़ें रिटर्न है मेरे पास, जो चीज़ें मुझे याद रहती हैं, मुझे माइंड में आती है, वो करवाता चलता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी मान लो 50% ही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी जो 50% है ना, वो मेरे कंसेप्ट मेरे माइंड में तब आते हैं जब मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आपको करनी है, अपनी एफिशिएंसी 100% बनानी है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मेरे पास यहाँ पर 3 रिंग है, मुझसे पूछा हुआ है ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, तो ये एकदम अलग कंसेप्ट हो गया। माइनस आई इफेक्ट के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई हुई हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैंने सारी बातें बताई हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर, सारी बातें बताई हुई हैं। और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैं ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है जज करूंगा। लेकिन उसके बावजूद आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया है। मैं वही तो बता रहा हूं ना, सारी चीजें आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल है, ये भी पता है आपको। यहाँ पर मेरे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद मेरे पास इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कैसे प्रोपोर्शनल रहता है, लेकिन परसेंटेज एस कैरेक्टर का क्या रोल रहता है। लेकिन उसके बाद आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अभी चीजें पता है, अप्लाई करनी नहीं आ रही हैं। फिर चीजें आती हैं, अप्लाई करना भी आता है, लेकिन जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी डिफरेंट तरीके से चीजों को समझ कर, सोच कर, माइंड में लाकर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो चलो बताता हूं मैं। क्वेश्चन को करने से पहले एक बात याद रखो, परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा ना, उतना ही ज्यादा मेरे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर देखने को मुझे मिलता है। तो यहां पर देखो, यहां पर इंटरनल बॉन्ड एंगल कितना है 60, यहां पर इंटरनल बॉन्ड एंगल कितना है 90, यहां पर मेरे पास कितना है 108 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, इंटरनल बॉन्ड एंगल यहां पर अगर 60 है, तो एक्सटर्नल बॉन्ड, ये पूरा का पूरा सर्कल कितना होता है मेरे पास 360 का होता है ना। ये पूरा का पूरा सर्कल मेरे पास कितना होगा 360 का देखने को मिलेगा। यहां पर भी ये पूरा 360 देखने का मिलेगा। अगर मैं यहां पर लेफ्ट टू राइट जाऊं, तो देखो इंटरनल बॉन्ड एंगल, तो इंटरनल बॉन्ड एंगल जो है IBA, इंटरनल बॉन्ड एंगल तो क्या हो रहा है मेरे पास इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल क्या होगा, अगर मेरे पास इंटरनल बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, तो एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा। एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल क्या होगा मेरे पास डिक्रीज होगा, और एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। यहां पर मुझे परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पे ही तो बताना है ना, यहां पर ही तो बताना है मुझे। तो देखो यहां पर इंटरनल बॉन्ड एंगल सबसे कम, तो एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर ये आएगा, और यहां पर मेरे पास एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा सबसे कम देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, तो एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल यहां पर सबसे कम, यहां पर सबसे ज्यादा। तो बॉन्ड एंगल मुझे पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। तो यहां पर ये तीनों ही चीजें सबसे ज्यादा किसमें है, फर्स्ट के केस में। ठीक है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी चीज की, जितनी ज्यादा किसी चीज की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसका माइनस आई इफेक्ट उतना ही तो ज्यादा होगा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है हमारे पास, कोई भी ग्रुप अगर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। तो यहां पर मेरे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो है, एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल यहां पर है फर्स्ट के केस में। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड अगर मैं नंबरिंग कर दूं, तो सबसे ज्यादा एक्सटर्नल बॉन्ड एंगल यहां पर, तो यहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पर, और सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर यहां पर, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो सबसे ज्यादा क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहां पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फॉर माइनस आई इफेक्ट। अगर मैं मुझसे पूछे कोई प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या रहेगा, तो क्या कहूंगा, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। ये एकदम अपोजिट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, चीजें भी समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं करवा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है। मैंने आपको अप्लाई करना सिखा दिया, आपको समझ में आ रहा है। मैंने आपको एप्लीकेशन बताई है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन एक बार खुद से करके तो देखो क्वेश्चंस को। ठीक है, फोर्थ एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, फोर्थ एप्लीकेशन की बात करूं, तो वो मेरे पास आती है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो जल्दी से खत्म कर दूंगा मैं। फोर्थ एप्लीकेशन है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो इसके अंदर क्या है मेरे पास, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है, ये
एक बात याद रखना, कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन के ऊपर हमेशा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड कार्बन कंपाउंड के ऊपर हमेशा ही न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है, क्योंकि यहां पर ये जो कार्बन होता है वो क्या होता है, मेरे पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बियर रखता है। तो कोई भी चीज इस कार्बन के ऊपर या फिर कह लो कार्बन कंपाउंड के ऊपर कितनी फास्ट तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो क्या किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऊपर। समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? अरे कार्बन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन चाहेगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके। तो इलेक्ट्रॉन चाहने को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ही तो कहते हैं ना। तो और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो मेरे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड कितना ज्यादा रिएक्टिव है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऊपर। और इस ये कार्बन जो है वो कितना इलेक्ट्रोफिलिक है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, यहां पर मेरे पास ए और बी जो है ग्रुप जो जुड़े होंगे उसके ऊपर। तो इस चीज के ऊपर मैं कंप्लीटली आपको हाउ टू अप्लाई में बता चुका हूं कि कैसे हम देखते हैं। एक बार सिंपल सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर अब क्या करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे बताना है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। मुझे बताना है कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर क्या देखने को मुझे मिलेगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी इससे पहले वाली, सेकंड लेक्चर जो है मेरे पास, अगर वो वीडियो देखी होगी तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर दोगे कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे रिएक्टेंट देखना है। कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं मेरे पास, कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनके ऊपर जो है जाके मेरे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सबसे पहली चीज तो हमने देख ली, कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। उसके बाद मुझे क्या देखना है, इनके ऊपर कैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहां पर देखो दोनों जगह क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है वो खुद तो यार उसके पास इलेक्ट्रॉन होते नहीं, वो दूसरों को तो क्या ही देगा। तो जहां पर भी हाइड्रोजन जुड़े हो ना, तो वहां पे समझ जाना ऑलमोस्ट नो इंपैक्ट, कोई इंपैक्ट नहीं होगा। उसके बाद देखो यहां पर मेरे पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और मिथाइल ग्रुप मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रखता है। यहां पर क्या है, दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो दो मिथाइल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, तो दोनों मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन तक पहुंचाएंगे, ताकि इसकी जो पॉजिटिव सेंटर है, ताकि जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम हो जाए। तो अब सिंपल सी बात है, यहां पर एक चीज देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहां पर है और सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहां पर है, कम कहां पर है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहां पर होगी, यहां पर। ये कार्बन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव सेंटर को या फिर इस पॉजिटिव चार्ज को, जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आया हुआ है, उसको खत्म करने के लिए कोई भी ग्रुप जुड़ा नहीं हुआ। फिर क्या है, यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप ही यहां पर अपना इफेक्ट लगा के इस कार्बन की जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म करने की ट्राई कर रहा है। जबकि यहां पर मेरे पास दो कार्बन जो हैं, दो मिथाइल ग्रुप जो हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की ट्राई कर रहे हैं। तो मेरे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट, इसको नंबरिंग फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। फिर सबसे ज्यादा फर्स्ट आ जाएगा मेरे पास, जहां पे सबसे ज्यादा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक उतनी ही ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, देन सेकंड और देन मेरे पास थर्ड देखने को मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी देख सकते हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए हैं, इतने सिंपल एग्जांपल तो आपके किसी एग्जाम में आते नहीं है, बट चीजों को समझाने के लिए हमें सिंपल ही चीजें करनी पड़ती है। तो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, और इसी के साथ हमारा जो है इंडक्टिव फैक्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इंडक्टिव फैक्ट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो इंडक्टिव फैक्ट को लेके, या फिर आपने कोई क्वेश्चन किया हो और क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो इंडक्टिव फैक्ट को लेके, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप आउट कर देना। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है shivam898। यहां पर आप जाकर अपना जो भी क्वेश्चन है ना मुझसे पूछ लेना, ताकि आपके मन में, आपके जहन में कोई भी डाउट ना रहे। ऑर्गेनिक के अंदर जब चीजें क्लियर करते करते आगे बढ़ोगे ना, तभी समझ में आएगी। चीजें समझ में नहीं आ रही और आपने उसको वहीं ड्रॉप करके आगे बढ़ गए ना, तो वो मुश्किल बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चीज जो है आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में, ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में आने ही वाली है। इट इज नॉट लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि आपने एक चैप्टर समझ में नहीं आया तो दूसरा चैप्टर आप आराम से कर सकते हो,
ठीक है। इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे सारे के सारे चैप्टर इंटररिलेट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज हमने यहां पे पढ़ी है ना, वो एक तरीके से क्या है, कंसेप्ट्स हैं, और कंसेप्ट कभी भी एक चैप्टर तक हमारे पास नहीं रहते हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स में वही कंसेप्ट, वही चीजें चलती रहती है। तो इसीलिए जो भी डाउट हो इंडक्टिव इफेक्ट को लेके वो मुझे बता देना। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम या तो हाइपर कंजुगेशन या रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, इनमें से कुछ एक करेंगे ताकि आपकी जीओसी में जल्दी से कंप्लीट करवा सकूं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।